फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज एन आयरन ओर। तो आयरन ओर कैसा रिसोर्स है? तो आयरन ओर एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो जो टाइड से एनर्जी निकलती है जिसको टाइडल एनर्जी कहते हैं, जिसको टाइड से हार्नेस किया था, आपको पता होगा हाई टाइड और लो टाइड, वो कैसी एनर्जी होती है? तो वो होती है रीप्लेनिशेबल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में अगर लैंड डिग्रेडेशन की बात करी जाए तो मेनली पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से होता है? तो ये होता है ओवर इरिगेशन की वजह से, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है तो लोग बहुत ज़्यादा इरिगेट कर देते हैं फील्ड्स को, तो ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है? लैंड डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। तो टेरेस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ करी जाती है ये आपको बताना है। तो करी जाती है उत्तराखंड में, हिली एरियाज में करी जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है वो मेनली पाई जाएगी कहाँ पे? गुजरात में। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। एवरीथिंग अवेलेबल टू अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल, फीजेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो रिसोर्स की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है, तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। नेक्स्ट इज इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो जो टेरिटोरियल वाटर है भारत का वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो वो एक्सटेंड करता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी हमको अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट की मदद से, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है उसमें एक, किसके किसके बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो बात बिल्कुल सही कही गई है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। रिसोर्सेज दैट टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो फॉर्म होने में लगते हैं ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। और जो जल्दी फॉर्म हो सकते हैं, जो जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात कही गई है, ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। थर्ड कहा गया है दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेज। क्यों ह्यूमन बींग अच्छे रिसोर्सेज कंपोनेंट माने गए हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग ही क्या करता है? जो भी रिसोर्सेज हमारे पास इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करता है, जो मटेरियल अवेलेबल होती है उसको ट्रांसफॉर्म करता है और एक यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है और उसको यूज़ करता है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। मैच द क्लासिफिकेशन। आपको बताना है कि इसमें से क्लासिफिकेशन कौन सा किससे मैच करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दिए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो ओरिजिन के हिसाब से दो हो जाएंगे, एक बायोटिक हो जाएगा और एक एबायोटिक हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखी जाए तो एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखी जाए तो ओनरशिप के हिसाब से अगर देखें तो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है, कम्युनिटी रिसोर्स होता है, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाएगा तो पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, रिजर्व्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 13 में कहा गया है रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर से जो हमको रिसोर्सेज ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? तो दीज आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14। रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स के बने होते हैं जैसे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो इनको किस में रखेंगे हम लोग? एबायोटिक रिसोर्स में रखेंगे। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज। ठीक है, तो जिनको हम लोग फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स।
अब रिन्यूएबल रिसोर्स के देखिए कुछ एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दे दिए गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, दीज आर ऑल अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल प्लस नेट्स सोन एरिया। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये किस टर्म की डेफिनेशन दी गई है, तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन है। ठीक है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है इसका स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्री। तो हमारे भारत में टोटल डिग्रेडेड लैंड जो है इसमें वो कितना है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, ये हमको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, दीज अकर ओवर अ वेरी शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये गलत है, छोटे टाइम पीरियड में नहीं आ सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है इनको वापस आने में। दूसरा कहा गया मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों नॉन रिन्यूएबल हैं। तीसरा बोला गया दीज रिसोर्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, ये बात भी सही है। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट्स एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। तो देखिए कुछ तो ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो जैसे मेटल्स है वो रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल है, उनको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते और वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स नाम से पता चल रहा है, अगर वो प्राइवेटली ओन किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा तो उसको कहेंगे हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कई सारे फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड करती है, तो वो भी किस में आएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स में। थर्ड कहा गया है इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। देखिए कई सारे लोग विलेज में अगर आप देखेंगे तो उनके पास लैंड होते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके पास लैंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर wells, water in wells etc are some of the example of resources ownership by individuals। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपको और भी दिए गए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 21, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब देखो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी की बात आ गई। आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो पूरी कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स दिया गया है, बुरियल ग्राउंड्स दिया गया है, बरियल ग्राउंड्स है जहाँ पे लोग दफनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया विलेज पॉन्ड्स और पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स हैं एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमको बताना है। तो पहला बोला गया है द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो देखिए सरकार के पास ये पावर होती है, ये लीगल पावर होती है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, किसके बेनिफिट के लिए, पब्लिक की बेनिफिट के लिए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। तो ये बात भी सही है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उनको सरकार ले लेती है, हालांकि उसके पैसा देती है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट्स एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर्ड लैंड। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पर्टिकुलर बाउंड्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो क्या फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल होंगे, तो ये आंसर फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज ओशनिक एरिया अप टू डैश नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देन बिलोंग टू नेशन। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर होंगे और जो इसका ऑप्शन होगा वो 12 नॉटिकल माइल्स होगा, अभी हमने देखा भी था। ठीक है, तो इसके अंदर की जो भी वाटर होगा उसको टेरिटोरियल वाटर कहेंगे, और साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को या कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड डैश नॉटिकल माइल्स
of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो बात करी गई है, तो यहाँ पर कितने नॉटिकल माइल्स की बात करी जाती है, 200 नॉटिकल माइल्स की बात करी जाती है। तो 25th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहा गया है इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन डैश नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम द एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड भी कुछ एरिया ऐसा है जिसमें इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया माइनिंग कर सकती है। ठीक है, तो किस चीज़ की माइनिंग है, तो मैंगनीज की माइनिंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। तो पाए तो जाते हैं लेकिन अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पोटेंशियल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किस चीज़ का, विंड का, सोलर एनर्जी का, लेकिन अभी भी इसको डेवलप नहीं किया जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसीडर द स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट कहा गया है डेवलप्ड रिसोर्सेज आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। बी पार्ट कहा गया द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। ये बात भी सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में कहा गया है मटीरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस आर कॉल्ड। तो देखिए मतलब जो भी ऐसे मटेरियल हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और उनके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सेसिबल बना सकें, उनको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है स्टॉक। अब देखिए स्टॉक का एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे वाटर है, आपको पता होगा वाटर जो होता है H2O क्या होता है, कंपाउंड होता है किसका, दो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, दो इन्फ्लेमेबल गैसेज हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है बर्न करने की, क्योंकि ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इनको क्या कर सकें, यूज़ कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन। तो ये एक तरीके का स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 में कहा गया है रिजर्व्स आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। देखिए रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स वो हैं जो सबसेट होते हैं किसके, स्टॉक के, विच कैन बी पुट इनटू यूज़, उनकी मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही बात है, इसकी वजह से रिसोर्सेज कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, इसकी वजह से सोसाइटी दो सेगमेंट में डिवाइड हो गई है, एक है रिच और दूसरा है पुअर। नेक्स्ट इज indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही कही गई हैं, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताना है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर, बिल्कुल सही बात कही गई है। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट कहा गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड। अब देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट जो हो वो कुछ इस तरीके से हो जिससे इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस,
फ्यूचर जनरेशन्स को हमको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना, डेवलपमेंट करिए लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स को ताक पे रख के मत करिए। नेक्स्ट, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन 33 में कहा गया है इन जून डैश मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट एट रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुई और कब हुई। तो कहाँ हुई, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ हुई थी। और कब हुई है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1992। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द अर्थ समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम। देखिए क्यों हुई है, तो जो अर्जेंट प्रॉब्लम आ रही थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए ये अर्थ समिट रखी गई थी। नेक्स्ट इज द असेंबल्ड लीडर्स ऑफ अर्थ समिट साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। कौन सा एजेंडा अडॉप्ट किया था, एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इस एजेंडा को अडॉप्ट किया गया था रियो कन्वेंशन में। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है डैश इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो किस यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात हो रही है, एजेंडा 21 की बात हो रही है। ठीक है, UNCED का जो डिक्लेरेशन है, मतलब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये चीज़ देखी गई थी रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 36, द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर गलत है। इट एम्स एज अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पावर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 37, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। तो आपको पता होगा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वाटर रिसोर्सेज अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल भी बहुत ही कम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। तो वाटर रिसोर्स राजस्थान में कम है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी का स्टॉक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये बात भी सही है। नेक्स्ट इज इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स। ये बात भी सही है लद्दाख से रिलेटेड। तो ये चारों चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, रिसोर्स प्लानिंग। देखिए यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग की बात करी गई है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए गए हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, कुछ इसमें गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। दोनों बातें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। एक इसका स्टेटमेंट है, तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने देखिए कुछ और बातें कही हैं। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड exploitative nature of modern technology is the root cause of resource depletion। तो रिसोर्स डिप्लीशन का जो रूट कॉज उन्होंने रखा है, तो वो लोगों का ग्रीड रखा है, सेल्फिश इंडिविजुअल्स रखे हैं, और साथ ही साथ जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है किसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसको रखा है। मास प्रोडक्शन के हमेशा अगेंस्ट थे महात्मा गांधी एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेज। और किससे रिप्लेस करना चाहते थे, प्रोडक्शन बाय मासेज, मतलब कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हों, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ता है। At the international level, the Club of Rome advocated the resource conservation for the first time in a more systematic way in year। ठीक है, तो किस ईयर में ऐसा हुआ है, 41st क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1968। नेक्स्ट इज इन 1974 द गांधीयन फिलोसफी वॉज प्रेजेंटेड बाय डैश।
तो 1974 में एक किताब लिखी गई, मतलब एक किताब लिखी है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो शुमाकर ने लिखी है, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 43 देख लेते हैं। द सेमिनल contribution with respect to resource conservation at the global level was made by ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब की है ये आपको बताना है, तो ये है 1987 की। रिगार्ड इट इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए बात कही गई है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया है, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से आया है। ठीक है, और इसी में एक बुक भी पब्लिश करी गई है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील टुक प्लेस इन ईयर। तो अभी हमने देखा था क्वेश्चन 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है। बी कहा गया, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बात भी सही है। थर्ड कहा गया है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट नॉन ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट 46 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। तो देखिए प्लेन एरिया कितना है भारत में, 43% है, विच प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये क्या करता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कौन सी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की। ठीक है, माउंटेन्स, अब माउंटेन्स कितने हैं, तो 30% जो है पूरे सरफेस एरिया पे भारत में माउंटेन्स हैं। ठीक है, अभी इससे बहुत सारी पेरिनियल रिवर्स फ्लो करती हैं, निकलती हैं, ये बात भी आपको पता होगी। टूरिज्म में बहुत मदद करता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये दोनों बातें सही हैं। थर्ड कहा गया अबाउट 27%, देखिए 27% क्या है, प्लेट्यू रीजन है भारत में। ठीक है, जो इस प्लेट्यू में क्या मेनली पाया जाता है, तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं मिनरल के, फॉसिल फ्यूल्स के और फॉरेस्ट के। ठीक है, फॉरेस्ट बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये सारी की सारी बातें सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जोग्राफिकल एरिया कितना है ये आपको बताना है, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Next is land use data, however, is available only for -% of the total geographical area because of the land use reporting for most of the northeast states such as Assam has not been done fully। तो अब हमने अभी जो आपको डेटा बताया था, ठीक है, परसेंटेज वाइज वो पूरे भारत का तो है, लेकिन कई सारी एरियाज़ ऐसी है जहाँ पर अभी भी कैलकुलेशंस या ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट्स नहीं पेश करी गई है, नहीं बहुत ज़्यादा उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। ठीक है, तो वो कितने एरिया का है अप्रॉक्सीमेटली, तो 93% एरिया का अभी तक सिर्फ रिपोर्टिंग हो पाई है। ठीक है, ये डेटा था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब उस डेटा में देखिए बहुत सारे डेटा ऐसे भी हैं जो मिसिंग है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो पीओके का एरिया है, चाइना में जो एरिया है ऐसे वाले अक्साई चिन वाले, ठीक है, उनका हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। इसके बाद नेट सोन एरिया जो है वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, ये आपको पता होना चाहिए कि नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 80% है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड में सिर्फ ये 10% हो जाता है। फॉरेस्ट एरिया की बात करी जाए, डिज़ायर्ड कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए एज़ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है कि 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए किसी भी भारत का। ठीक है, नेक्स्ट इज 49, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड से ऑब्टेन होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अप्रॉक्सीमेटली 28% बिलोंग्स टू फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, ये भी सही है। 56% जो है वाटर इरोडेड एरिया है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग हो गई, क्वेरिंग हो गई, ये सब क्या करती हैं, कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन क्रिएट करती है। तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, तो नन ऑफ दी अबव।
ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 51, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, डी माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे मेनली क्या है, ओवर ग्रेजिंग वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, मेन रीज़न फॉर डिग्रेडेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ओवर इरिगेशन है जो मेनली लैंड डिग्रेडेशन को क्रिएट कर रही है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज़ कॉज, अभी देखिए हमने देखा था माइनिंग कहाँ पे है, मेनली झारखंड में प्रॉब्लम कर रही है, माइनिंग से लैंड डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग एंड ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन दी एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 54, चूज द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए फॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, बिल्कुल सही है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेज होते हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया गया प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, तो वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का। ठीक है, और वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज, जो भारत में बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं कुछ सॉइल से रिलेटेड। तो पहला फैक्ट क्या है, सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए फैक्ट क्या है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट किस पे ग्रो करेगा, सॉइल पे ही तो ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी ऑन दी अर्थ, तो बहुत सारे, सिर्फ प्लांट नहीं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल के अंदर ही रहते हैं और सॉइल से ही अपना न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं लेते हैं वो सब। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अब सोचिए छोटा सा 1 सेंटीमीटर का डेप्थ का अगर सॉइल बनना है तो इसके लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल। नेक्स्ट इज रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड द टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन दी सॉइल फॉर्मेशन, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर आप लिख सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वेदरिंग प्रोसेस है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सॉइल इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में मोस्ट कॉमन सॉइल कौन सा है, तो ये है हमारे पास में एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंटायर सदर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल, यही गलत है, नॉर्दर्न प्लेन होता है एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ मेनली। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किसके हैं, वो एल्यूवियल सॉइल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बी ऑप्शन, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो एल्यूवियल सॉइल याद रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसके ड्वाब पे बनते हैं, या ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन में यही 3 रिवर्स मेनली मदद करती हैं। नेक्स्ट इज दीज सॉइल्स आर एक्सटेंडेड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, ये बात भी सही है। और नेक्स्ट कहा गया है एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो गलत है एल्यूवियल सॉइल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, अब रेड सॉइल कहाँ पाया जाएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन में, तो रेड सॉइल पाया जाता है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, तो ऐसे लैंड को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे लैंड को कहा जाता है करंट फैलो लैंड। ठीक है, 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 देख लेते हैं, 61 में क्या कहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स रिवर वैल्यूज द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज, बिल्कुल सही है। थर्ड कहा गया है इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली। ठीक है,
नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप द सॉइल आर कोर्स, ये बात भी सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। 62 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहा गया है अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियम। तो ओल्ड एल्यूवियम क्या होता है, ओल्ड एल्यूवियल क्या होता है, बांगर होता है। न्यू एल्यूवियल क्या होता है, खादर होता है। ठीक है, ये एज के हिसाब से है। एल्यूवियल सॉइल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स देन खादर। तो बांगर सॉइल में जो कंसेंट्रेशन होता है कंकर नॉड्यूल्स के वो ज़्यादा होते हैं, खादर में कम होते हैं। खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। ये तीनों की तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही गई हैं, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर लीस्ट फर्टाइल। तो लीस्ट फर्टाइल नहीं होते हैं, दे आर मोस्ट फर्टाइल, ये बात आपको याद रखनी होगी। बी पार्ट कहा गया है मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल क्रॉप्स एंड पल्सेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्यूवियल सॉइल में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं जिनको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और क्यों ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटैश की भरपूर मात्रा होती है, फॉस्फोरिक एसिड की होती है, लाइम की होती है। नेक्स्ट कहा गया सी ऑप्शन, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आपको समझना। नेक्स्ट इज सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो जो ड्रायर एरियाज होंगे वहाँ पे जो सॉइल होगी बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, एल्कलाइन मतलब बेसिक होगी, एंड कैन बी प्रोडक्टिव। और इसको प्रोडक्टिव हम लोग कैसे कर सकते हैं, जब उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर इरिगेशन करें। तो ये तीनों तो स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट नहीं होगा, मोस्ट फर्टाइल होगा। ठीक है, 64 देख लेते हैं। 64 में कहा गया है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन आर नोन एज। तो इनको क्या कहा जाएगा, डेवलप्ड रिसोर्स कहा जाएगा। 65 देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल और ऑल्सो कॉल्ड, तो रिगर सॉइल कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 66, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहा गया है दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आल्सो कॉल्ड रिगर सॉइल, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along द पेरेंट रॉक मटीरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ये बात भी सही कही गई है। और डी ऑप्शन जो कहा गया है वो क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, मेनली डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। कहाँ पाई जा रही है मेनली, देखिए महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मलवा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे ब्लैक सॉइल मेनली पाई जाएगी। ब्लैक सॉइल डेफिशिएंट किस में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉस्फोरिक कंटेंट्स में डेफिशिएंट होती है, जिसमें एल्यूवियल सॉइल भरपूर मात्रा प्रेजेंट होती है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज 68, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेशनल रिसोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल रिसोर्स नहीं है जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, पहला स्टेटमेंट गलत है। बी ऑप्शन कहा गया रिसोर्सेज विच लाइन बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, ये बात सही है। सी ऑप्शन रिसोर्सेज विच आर फाउंड अलॉन्ग द इंटरनेशनल फ्रंटियर, ये भी सही है। और डी ऑप्शन कहा गया रिसोर्स विच आर नॉट येट डेवलप्ड, ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों सही है, कौन सा गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है इसमें, ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फ्लाइन क्लेई मटेरियल, बिल्कुल सही है। दे आर वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये भी सही है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को ये लोग रिटेन कर सकते हैं, कौन, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट कहा गया है इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ये सारी की सारी बातें सही हैं, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ब्लैक सॉइल और कॉमन इन, तो ब्लैक सॉइल मेनली कहाँ कॉमन है, तो डेक्कन ट्रैप रीजन में कॉमन है। नेक्स्ट इज 71, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक सॉइल। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। देखिए हॉट वेदर में क्या होता है, इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, प्रॉपर एरिएशन होने देते हैं सॉइल का। ए ऑप्शन, ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट में कहा गया है दी सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, अब जब वेट होंगे स्टिकी होंगे, एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, ये दोनों बातें सही हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, बोथ दोनों ही सही हैं।
72 देख लेते हैं, मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज़, ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर कौन सा है भारत का, तो वो है प्लेन्स, ठीक है। 73 है, रेड सॉइल इज़ रेडिश इन कलर, रेड कलर का क्यों है, आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज 74, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैव सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी, अभी हम लोगों ने देखा था ब्लैक सॉइल है। नेक्स्ट इज 75, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, तो ऐसे रिसोर्स जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म रिसोर्सेज, तो रिसोर्स से रिलेटेड कौन सा टर्म गलत है, वो है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं मानिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट 77 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहा गया रेड सॉइल डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, मतलब ये सब जगह दी गई हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सब सारी की सारी आप बातें पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट रेड सॉइल से रिलेटेड है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिलीफ इंपॉर्टेंट है, पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ डे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 79 के बाद 80 देख लेते हैं, सॉइल फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग, तो लेटराइट सॉइल है, इसमें इंटेंस लीचिंग से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 82 देख लेते हैं, लेटराइट सॉइल गुड फॉर प्लांटेशन ऑफ, तो किस चीज़ की प्लांटेशन के लिए लेटराइट सॉइल गुड अच्छा होता है, तो 82 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, टी कॉफ़ी और कैशनट, ठीक है। नेक्स्ट इज 83, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो लेटराइट क्या है, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, ठीक है। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरियाज विद हाई टेम्परेचर, देखिए लेटराइट सॉइल किस कहाँ डेवलप होगा, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा और साथ ही साथ रेनफॉल भी क्या होता है, ज़्यादा होती है, क्यों, इंटेंस लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस कंटेंट जो होता है लेटराइट सॉइल में बहुत ही कम होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरियाज हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इस हाई टेम्परेचर पे, तो इस सारे के सारे स्टेटमेंट लेटराइट सॉइल से रिलेटेड बिल्कुल सही है, तो इसमें नन ऑफ दी अबव होगा, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। 84 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो एडिक्वेट डोजेज जरूरी हैं किसकी, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की लेटराइट सॉइल की, बिल्कुल सही बात है। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन, अब देखिए कुछ रीजन्स दिए गए हैं, बिल्कुल सही रीजन्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in hilly areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee, टी और कॉफ़ी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस एडिक्वेट आपको सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनानी होती हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। नेक्स्ट कहा गया लेटराइट सॉइल इज इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने होंगे कि लेटराइट सॉइल किस किस चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस किस चीज़ों को ग्रो करने के लिए, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट इज डैश हैश, फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, ब्लैक सॉइल फिर से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, अब एरिड सॉइल से रिलेटेड आपको बतानी कौन सी बात गलत है। एरिड सॉइल से फर्स्ट दिया गया है दे रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, बिल्कुल सही है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, बिल्कुल सही है, सलाइन का मतलब सॉल्टी नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवेपोरेटिंग द वाटर, और हम लोग कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं वाटर को इवेपोरेट करके। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट और ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है, किसमें, एरिड सॉइल में, तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, क्या होगा, द लोअर होराइजन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द कंकर, कंकड़, इसको कंकड़ भी कह सकते हैं, कंकर आप कहेंगे, ठीक है। लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देता वाटर का कंकर जो होगा। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन एरिड सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, प्रॉपर इरीगेशन करिए तो एरिड सॉइल पे भी हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। 88 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, तो ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर ये गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट इज 89, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल से रिलेटेड जो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं आप पढ़ लीजिएगा, सारे सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, ठीक है, एंड सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एट, तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द रनिंग वाटर कट्स क्लेई सॉइल। अब देखिए चंबल बेसिन में बैडलैंड्स को क्या कहेंगे, रिवाइंस कहेंगे। ये सारी बातें जो दी गई हैं, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसको आप एक बार अगर पढ़ भी लेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वाटर फ्लोज एज a sheet cover large areas down the slope in such a way, in such cases the top soil is washed, this is called sheet erosion। बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, पढ़ लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट इज फ्लोइंग along the contour lines can deaccelerate the flow of water down the slopes, this is called, तो नाम से पता चल रहा है contour plowing इसको कहेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग से रिलेटेड तीन बातें कही गई हैं, तीनों की तीनों बातें सही हैं, ठीक है। स्टेप्स क्रिएट किए गए हैं, टेरेस कल्टीवेशन इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, साथ ही साथ वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग है, सारी बातें सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑल ऑफ दी अबव। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिप फार्मिंग। अब देखिए स्ट्रिप फार्मिंग से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बिल्कुल सही। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रास के स्ट्रिप्स बना दिए जाते हैं क्रॉप के बीच में, और ये क्या करता है, जो विंड के फोर्सेज होते हैं उनको कम कर देता है। ये सब चीज़ें आप लोग ने क्लास 8th एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ी है, ठीक है। 94 देख लेते हैं। 94 क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से बताना है। तो यहाँ पे देखिए रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, तो वही ट्रीज जो ऊपर बताई थी हमने उसको शेल्टर बेल्ट्स कहेंगे, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है किसको, क्रॉप्स को, ठीक है, जिससे क्रॉप्स जो हवा आती है तेज़ हवा से क्रॉप नहीं गिरते और वो बचे रहते हैं, आसानी से वो उगते रहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं आसानी से वो ग्रो करेंगे, ठीक है। सॉयल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ये भी सही है, तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, तो 5 से ज़्यादा साल अगर लैंड को अनकल्टिवेटेड रख दिया गया, ये आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहेंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप अगर आपने इतने क्वेश्चंस, इतना जो भी थ्योरी है उसको सही से पढ़ लेंगे अगर आप, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो सही से कवर अप हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।